सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ में एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी जो है, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन जो है जो आज हम करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। मैं सीधा बस टोरॉइड ही लिखता हूं, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे टोरॉइड क्या है और उसके रिस्पेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस लॉ, एम्पियर सर्किटल। कल हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, एक बच्चे का कल क्वेश्चन आया दोबारा, यहाँ ट्यूशन पे नहीं है बट उसने पूछा कि सर उसमें आपने लूप रेक्टेंगल ले रखे हैं, रेक्टेंगुलर लूप कैसे ले लिया? तो रेक्टेंगुलर लूप इसलिए ले लिया क्योंकि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर आपकी एक ब्रांच जो है वो एक लेंथ में आ गई। अब एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आ गई तो लूप आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर ही कंसीडर करनी है। रीजन बताओगे क्यों? लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर ही कंसीडर क्यों कर रहे होते हो? जैसे शुरू में ये वायर था और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है तो हमने लूप इसी के ऊपर ली। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो जाएगा कि B और DL के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर आपका एंगल 0 होगा तो ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि कोस 0 पे ही मैक्सिमम होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो फील्ड लाइन है उसी के ऊपर लूप बने। अब फील्ड लाइन तो सोलेनॉइड में स्ट्रेट होती है, हम क्या करें भाई? सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना उसका पैटर्न पता क्या होता है? सही पूरी बनाऊं, ये सोलेनॉइड हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे एंटर करती है बीच और बिल्कुल सीधी, और जब निकलती है एमिट होती है वो सीधी रहेगी और बाकी लाइन ऐसे निकलती है। तो जो सेंटर वाली लाइन है जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है उसकी वैल्यू हमने निकाली है। कितनी निकली आपने? म्यू नॉट एन आई, ये आई है, ये यहाँ आई है इसमें बीच में सोलेनॉइड में। अगर आप बाहर आ जाओगे ना यहाँ पे तो ये हाफ हो जाती है। स्पेशल केस में याद रखना, अगर हम बात करें आउटसाइड द सोलेनॉइड कितनी होती है बाय 2 कर देना। इसका कोई एक्सप्रेशन याद नहीं करना, बस डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पे बाहर, यहाँ बाहर स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होती है? सोलेनॉइड के अंदर होती है। बच्चे ने क्या पूछा है मुझसे कि सर ये लूप आप लोगों ने ऐसा रेक्टेंगुलर लूप क्यों लिया? ये रेक्टेंगुलर साइड शेप में क्यों लिया? रेक्टेंगुलर इसीलिए क्योंकि आपकी बी ये बनी, इसकी एक ब्रांच उठाई हो, अब इसका ऐसा लूप थोड़ी बना देंगे जबरदस्ती, ठीक है? सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा तो इसका लूप जो है वो आप लोगों का इस तरह बना जाता है। ये लूप इसे 4 केस कर दिए थे, फिर हमने 4 पार्ट A B B C C D D लिए और फिर इसको ड्राइव कर दिया था। उसका रिजल्ट आप लोगों का म्यू नॉट N आएगा। अब जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड को अगर मैं इस तरह से घुमा दूं, इस तरह से, ये इस तरह से आपका सोलेनॉइड इस तरह घुमा दिया, इसमें करंट पास कर दिया और इसमें से वापस ऐसे घूमते जाएगी पूरी सोलेनॉइड में से करंट। अच्छा, ये जो बीच में डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये क्या है? ये बीचों बीच बनाई है, इसकी थोड़ी सी मेरी शिफ्ट हो गई है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। ये इसकी एक्सिस ऑफ टोरॉइड है, ये टोरॉइड बन गया। यानी सोलेनॉइड को अगर हम सर्कुलर शेप में कर दें ऐसे, तो इनको पकड़ के ऐसे करते हैं तो वो क्या बन जाती है? टोरॉइड बन जाती है। ये टोरॉइड बनी, ठीक है। अब इस टोरॉइड में अगर ये टोरॉइड है इसकी रेडियस भी बन गई होगी R, ये रेडियस मान ली। चलिए अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, बोलो। अच्छा लूप देखो, अब लूप यही है, ये रहा लूप, और इसी के ऊपर लेनी है DL और इसी के ऊपर लेनी है B। एम्पियर सर्किट लॉ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सिंपल है बिल्कुल।
उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखोगे बोलो, BDL cos theta is equal to since theta is equal to 0 from the diagram it is clear the angle between B, चाहे तो ऊपर ले लियो चाहे नीचे ले लियो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्यों जाएगी पता चल गया ना आपको, पता है ना कल ऐसी स्ट्रेट थी, अब ऐसे घुमा दिया आपने तो वो भी साथ साथ ही रोटेट होगी उसके साथ साथ, तो एंगल कितना हो गया 0। तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 होता है आपका 1, तो 1 रख दो इसमें, तो बोलो क्या वैल्यू बन गई, BDL is equal to म्यू नॉट B बाहर ले लो, DL का इंटीग्रेशन शाबाश, यहाँ पर आप लोगों ने DL का इंटीग्रेशन अब की बार L ना रख के कल क्या रखा था क्योंकि आपकी लेंथ बढ़ा रहा था सोलेनॉइड, अब ये पूरी एक सर्कमफ्रेंस बना देगा, ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I, 2 पाई उधर ले जाओ, 2 पाई r क्या हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये तो वही लग रही है जो आप लोगों की एक स्ट्रेट वायर की आती है, इतना तो वही आई है। अब सुनो आगे की बात, अब इसमें ये फर्क है उसमें ये फर्क है, वो एक सर्कल की एक वायर है पूरी की पूरी, इसमें ऐसी बहुत सारी सर्कल्स हैं, एक तो एक सर्कल हो, एक ऐसी सर्कल की एक सर्कल हो, तो इसमें टर्न्स ज्यादा हैं, उसमें एन टर्न से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक डिफरेंस क्या है, अगर हम लिखें इसमें 4 एन टर्न्स तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। देखो ये अलग छाट दिया, इसको मैं एक नई टर्म बना रहा हूँ n स्मॉल है, और ये क्या बनेगा, ये देखा जाए तो ये लेंथ है और ये नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसे क्या बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला क्या बन गया म्यू नॉट एन आई, जो हमने कल फॉर्मूला निकाला था बिल्कुल सेम फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए जो था वो टॉरॉइड के लिए आता है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, बस एक अंतर है छोटा सा, उसके अंदर जो एन थी ना वो एन बाय एल थी, और इसके अंदर जो एन है ना वो एन बाय 2 पाई आर है, बस इतना सा डिफरेंस है, और बिल्कुल एज इट इज आप लोगों का रिजल्ट है। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि हमारी जो बायोट सावर्ट्स लॉ है ना उससे कहीं आसान एप्लीकेशन है, कुछ भी तो नहीं है। दूसरी चीज आसान से छोटा सा नियम है, उसमें आप लोगों को इससे कुछ लेंथी नियम पड़ा, और उसकी एप्लीकेशन भी थोड़ी ड्राइव करते टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब हम इसकी 4th एप्लीकेशन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, और थोड़ी सी इनसे ज्यादा लेंथी भी है लेकिन इजी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिक वायर, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी गॉस फॉर्म का सॉलिड स्फीयर था, उसके कितने केस बन गए थे 3, एक तो आउटसाइड द स्फीयर, एक एट द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, इसी तरह इसमें बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थिक वायर। तो सबसे पहले थिक वायर बनाएंगे, ये लीजिए। अब वायर की आपने थिकनेस दिखानी है, थिकनेस शो करते ही आप लोगों को कहने का मतलब उसका एरिया दिखाना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस, ये मैंने मान ली एक्सिस ऑफ वायर। देखो वायर को आप ऐसे दिखाते थे तो उसमें एरिया दिखाने की जगह ही बचती थी, ये है बिल्कुल छोटा है देखो ये, और एरिया क्रॉस सेक्शन तो यही होता है। अब ये ऐसा है ये वायर, अब इसका कुछ एरिया विजिबल है, दिख रहा है आपको, इस एक्सिस ऑफ वायर में मान लेते हैं इस तरह करंट गया है। एक बात बताऊं, करंट की डेफिनेशन आपको शायद ध्यान होगी तो रिपीट करो जरा, क्या थी, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्ज जाते हैं ये गए मान लो, तो इन सब ने मिलकर इसके अंदर करंट बनाया आई, ठीक है। सब ने मान लो 100 चार्ज गए, 100 चार्जेस गए, तो एक बात बताओ अगर मैं इतना सा छांट लूं इसमें से पतला वायर,
इतना और उसको निकाल लूं तो क्या उसमें भी 100 ही मिलेंगे? उसमें करंट अलग होगा। बस यही एक पॉइंट है जो आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी मुश्किल नहीं। इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर। क्या मान लिया? कैपिटल आर। तो कंसीडरेशंस में आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर ए थिक वायर हैविंग रेडियस आर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। We have to find out the magnetic field at a point which is outside the wire. कहाँ है पहले वो वायर? आउटसाइड वायर कह दिया, सॉरी, वो पॉइंट है आउटसाइड। उस पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो क्या रूल बताया एम्पियर सर्किटल ने? एम्पियर के रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना हो उस पे क्या बनानी है? अब की बार लूप बनानी है। पहले क्या बनानी होती थी? गॉसियन सरफेस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। अब मैग्नेटिक फील्ड का खेल ये है कि उस पॉइंट को बना दो एक लूप में आना चाहिए। क्या लूप बना दिया मैंने? अब लूप बन गई तो उसकी अपनी रेडियस भी बढ़ेगी। यस सर। उस रेडियस को मैंने मान लिया, उस रेडियस को स्मॉल आर। अब हमने ये देखना है इसमें वायर में करंट ऊपर की तरफ ऐसे तो उठा ये रहा और ये गई अपनी फील्ड। वही लूप भी है, वही फील्ड भी है, तो बी भी इस तरह से जा रही है और एल भी डीएल भी हमने इसी तरह मान ली। कितनी? डीएल। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच में ये इस तरह है, दोनों के दोनों। तो अब आउटसाइड का वायर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? बी डीएल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। नो डाउट ये क्लोज लूप के लिए होता है, इसलिए हम इसमें क्लोज लूप का साइन दिखाएं। अब थीटा की वैल्यू 0। आप देख लो रिपीटेड कहानी, वो है कि वो बार बार वही चीजें सारी बार। बी डीएल कोस 0 बोलिए 1, तो क्या बना? बी डीएल इज इक्वल टू आई। इंटीग्रेशन अभी भी बरकरार। व्यवहार डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? 0 से 2πr। तो इसको मैं लिख दूं सीधा, ये 2πr इज इक्वल टू। ज्यादातर केस में कहानी यही आके रुक रही है, क्योंकि लूप बन जाता है तो रेडियस बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ जाती है तो सरकमफ्रेंस बढ़ जाती है और म्यू नॉट आई बाय 2πr आंसर आ गया। अब बताओ मुझे इस r पे b कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली है या डायरेक्टली? तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अगर ये पॉइंट और दूर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। ज्यादा पॉइंट नजदीक लोगे ज्यादा तो बढ़ जाएगा। याद रखना ये चीज ग्राफ में काम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया था, आउटसाइड भी लिया, एट द सरफेस भी लिया, इनसाइड भी लिया, फिर एक कंबाइंड ग्राफ बनाया था। कैसा ग्राफ था वो? थोड़ा बहुत याद है, शेप याद है उसकी? इंक्रीजिंग गई थी, कांस्टेंट हो गया था, फिर डिक्रीज हो गया। याद नहीं है शायद? याद है? सेम ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज। देखते हैं अब दूसरा केस कहां पहुंचने वाले हैं हम? एट द सरफेस। बोलो एट द सरफेस क्या कहानी होगी? यहां जाएगा पॉइंट, ये लूप बनेगा, ये लूप बनेगा। तो बोलो अब क्या है ये आर की वैल्यू? आर और आर बराबर होगी कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। रख दो उसमें बी की वैल्यू बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब स्मॉल आर पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर आप इन फैक्टर को देखोगे सारे कांस्टेंट है। म्यू नॉट सबको पता है, वैल्यू पता है ना, 4π × 10⁻⁻⁷ आई जो इसमें से करंट पास किया गया होगा 2πr इसकी रेडियस। एक बार वायर ले लिया, छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ये बात पता चल गई। अब है कहानी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, इनसाइड द वायर। इनसाइड द वायर, चलो पॉइंट लेते हैं इनसाइड में। मैं ले रहा हूं इनसाइड में पॉइंट, ये नीचे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? उस पॉइंट को किस में ले आओगे? बिना लूप लाए, बिना लूप में वो पॉइंट होए, आप ये चीज नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले इस पॉइंट को किस में ले लोगे? लूप में। लूप में ये लीजिए। इसकी रेडियस कितनी मानूं?
देखो आर चल रही है अपनी, तो मैं आर ही मान लेता हूँ। ये तीन अलग अलग डायग्राम हैं जो मैंने एक में ही बना दिए। बता सकते हो कौन से तीन? बार वाला वहां आर दिखाते हैं, आर इज इक्वल टू आर दिखाते हैं, तीसरा जब एक स्मॉल आर दिखाते। एक में लिखोगे तो क्या गड़बड़ हो सकती है पता है? 3 बार आर लिखी हुई दिख सकती है इसमें आप लोग, और फिर ये कंफ्यूजन टीचर को भी हो सकता है कि ये कौन सी आर की बात कर रहे हैं। तो कई बार जब एक ही डायग्राम में काम चलाना होता है तो क्या करता है पता है? वो अलग अलग रख लेता है। इसको तो आर कह देगा, इसको एक्स कह देगा, और यहाँ तो आर इज इक्वल टू आर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर सकते समझ में आया? इसको आर बोल के उसको क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया, फिर कर दिया इसको एक्स के लिए कर दिया। लेकिन मैंने इसको 3 डायग्राम को आप लोगों को मिक्स करके समझाया है। अब कहानी ये है बेटा कि डेफिनेशन ये कहती है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का और ए क्लोज लूप इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट, और वो करंट इनसाइड द लूप होना चाहिए, नहीं तो वो करंट उस नियम के कोई काम का नहीं है। अब लूप आप देखो जरा, ये है। अब यहां से ये छोटी पाइप कटेगी कि नहीं इसमें से? क्या उसका एरिया भी ए है? ना जी, नहीं है ना। तो बताओ मुझे टोटल करंट इस बड़े वाले वायर में कितनी थी? और वो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट के लिए उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होती है। करंट डेंसिटी में भी जहाँ पे एरिया आया नीचे, वॉल्यूम नहीं है। तो डेंसिटी वर्ड किसके लिए होता है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट अपॉन वॉल्यूम ना होके करंट अपॉन एरिया है, जबकि हर जगह वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, हम ये कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में से, ये कौन सा एरिया लिया मैंने इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया में से करंट कितनी पास हो रही थी? आई। अगर यूनिट एरिया की बात करूं तो कितनी करंट पास होगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब कोई काश मुझे इस वायर जो यहाँ एक वायर बन गई होगी छोटी सी, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बता देना है तो मैं इसका करंट निकाल दूं। हाँ तो बताइए इस क्रॉस सेक्शन एरिया इसका इसकी रेडियस कितनी मान ली? तो स्मॉल आर के साथ गुणा नहीं करनी। ये एरिया में से करंट इतनी, A1 में से इतनी, ये सारे एरिया चल रहे हैं, तो यार रेडियस नहीं सकते। देखो ये आपका मन ये करेगा कि इसमें से सारी करंट 2 एम्पियर है, इसमें से 0.5 है, तो हम घटा लेंगे। लेकिन वो घटाओगे जब ना, जब वैल्यू पता होंगी। इसका तरीका तो पता है क्या है? इस पूरे एरिया में से कितनी है? आई। यूनिट एरिया में कितनी होगी? और इसके एरिया में कितनी होगी? इसका एरिया बोलो पहले। पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से कितनी होगी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई। कई बार बच्चे मेरा कह रहा है कैपिटल आर में है आई, एक में कितनी और स्मॉल आर में कितनी? भाई आर कैपिटल आर में आई नहीं है, रेडियस में करंट थोड़ी घुसी हुई है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्ज चल रहे हैं, तो एरिया में लिखोगे ये मत करना, लिखते हो आप। कैंसिल आउट करो, ये नई करंट आ गई। देखो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसको मान लो आई डैश। आई डैश क्यों मान लिया? क्योंकि ये करंट सिर्फ और सिर्फ इस अंदर वाले वायर में से मुश्किल है आर्टिकल। अब तक आपके कंट्रोल में है सिचुएशन, बाहर तो कुछ नया था ही नहीं, बाहर एक पॉइंट लिया गया था। एम्पियर सर्किट लॉ पुराना घिसा पिटा जो हमें याद हो गया, सारे हम नहीं करते आए हैं, वही लगाया आंसर आ। फिर आर बराबर आर टेक के कौन सी पटमेरी पड़ी वही आंसर के आया। लेकिन बात आई जब अंदर वाले लूप पे, तो देखो क्या दिक्कत आओगी। एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे ना, बी डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई नहीं लिख पाओगे, आई डैश लिखना पड़ेगा। और वो आई डैश जब तक निकाल नहीं लोगे पुट कैसे करोगे? तो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप यो है। अच्छा मुझे बताओ, पिछली बार हमने उसके एनक्लोज चार्ज को निकाला था, तब उसमें कैसे निकाला था? उसकी वॉल्यूम ली थी,
कि 4/3 पाई आर क्यूब में है इतना चार्ज, यूनिट में होगा इतना और उसमें होगा उतना। तब उसके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज थी? वॉल्यूम। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम में होता है। लेकिन करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? बस यो डिफरेंस याद रखिए, वो वॉल्यूम नहीं ले, वॉल्यूम बढ़ती भी कौन, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी कौन मिला था इसमें। बस एक गड़बड़ी चीज कर सकते हो कि रेडियस में दिखा देते हैं, वो बस आप ध्यान। तो वैल्यू किसकी पुट करनी है बस इसमें आप। अच्छा ये लेफ्ट पार्ट भी सोल्व करो, बोलो b dl cos थीटा, थीटा इज 0 cos 0 1 b बाहर और dl का इंटीग्रेशन 2 पाई। तो कितना जल्दी जल्दी सोल्व करवा दिया था हमने। लिखा कुछ भी नहीं है और आप पहुंच के कहां पता है? b into 2 पाई r is equal to mu naught i dash अपॉन कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। r से ये एक और ये 2 पाई को कर लीजिए, b is equal to mu i r अपॉन पाई r स्क्वायर। ये है इसका कुछ। अब बताओ b और r कैसे कनेक्टेड है आपकी बात? तो ये इनवर्सली था आउटसाइड एट द सरफेस कांस्टेंट हुआ और इनसाइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब अगर कोई वायर ज्यादा मोटा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। लेकिन ये चीज सिर्फ कहां तक लागू होगी? अंदर अंदर तक। सरफेस पे आते ही वो चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और बाहर आते ही वो घटना शुरू कर देगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बाहर हम दूर जा रहे हैं तो क्यों घट रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड तो भाई करंट से दूर जाओगे तो क्या होगा? ये तो लॉजिक समझ में आ गया। ये अंदर बढ़ क्यों रही होगी? सेंटर में सब ज्यादा होगा। सेंटर में तो r 0 है। मैग्नेटिक फील्ड हाँ, सेंटर में तो r की वैल्यू कितनी है? बताइए, r 0 पुट करियो, b कितना हो गया? यानी सेंटर में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। कारण बताऊं? क्योंकि सेंटर में जब आप एक पॉइंट लेते हो ना, वायर का सेंटर, वायर के सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, इस वायर का सेंटर, इसके एक्सिस के ऊपर जो सेंटर है वहां तो उसका कोई एरिया ही नहीं बनता। अगर एरिया नहीं होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बिना करंट नहीं होगी, और करंट नहीं होगी तो फील्ड भी नहीं होगा। एक वायर लो जिसमें करंट पास करो तो उसका कुछ फील्ड होगा। किसी ने मेरे की ऐसी वायर लो जिसकी रेडियस 0 हो, ले ये को नहीं गई, जिसकी रेडियस 0 होगी तो वो वायर ही नहीं होगी। अब बात समझ में आई? इसका मतलब 0 रेडियस का मतलब r 0 कर दोगे, ये r 0 कर दोगे, ये r 0 कर दोगे तो वायर ही नहीं है। फिर वायर नहीं तो करंट नहीं है तो फील्ड ही नहीं है। लेकिन बात है कि अगर यार बढ़ी अंदर तो फील्ड क्यों बढ़ी? मैंने ये पूछा था। उस पर 0 तो आगे बढ़ेगा। हाँ, ये सही लॉजिक बना दिया इसने। अगर 0 सेंटर पे हो लिया तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़ के ही आती है वो जरूरी थोड़ी है। लेकिन ये देखो, ये एक फील्ड तक फील्ड तो 12 ढंग जावा तो कम होगा, फील्ड तक तो बढ़ेगा। यही तो दोनों लॉजिक में बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, जब आप लोगों की b इस पर डिपेंड कर रही है, तो जब आप लोग अंदर की तरफ जब बढ़ते हो ना तो एरिया बढ़ता जा है, तो उसका एरिया बढ़ता जाता है। बाद में एरिया घटता बढ़ने का जाएगा। मतलब उसका लूप बड़ा होता जाता है और लूप के अंदर की करंट बढ़ जाती है। इतना सा इस पूरे वायर में इतना सा लूप लोगे तो कम है। तो अगर ये इसका 10वां हिस्सा है तो 10वें हिस्से का करंट एनक्लोज हुआ है, उसके अंदर इनसाइड द लूप का करंट लेना होता है। तो कितना पार्टिसिपेट करता है? बस इतना करंट पार्टिसिपेट करता है। ये पॉइंट लेते ही बढ़ जाएगा, इतना करंट पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, उसका फील्ड ज्यादा होगा। और कितना ये लेते ही सारा का सारा करंट पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा तो उसका फील्ड और ज्यादा होगा। जब बाहर होगा फील्ड तक बढ़ जाएगा। अब यह क्या, अब करंट तो वही रहना शुरू हो गया, अब वो करंट नहीं बढ़ रहा, दूर और जाने लगी। अब लूप लूप बढ़ रहे हैं, हम दूर तो जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर की करंट तो अब फिक्स हो गई, इसलिए अब घटना शुरू हो गया। एरिया पे डाल दो, इतनी है, हम लूप यहाँ लेते हैं तो साइड में करंट थोड़ी चल रही है। हाँ, तो याद रखिए कि अंदर ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एनक्लोज लूप का करंट बढ़ रहा होता है।
लेकिन बाहर ये क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि एनक्लोज्ड लूप का करंट कांस्टेंट हो चुका है। अब करंट बढ़ना बंद कर चुका है, वही बढ़ाता था अंदर। बाहर एक फैक्टर जो घटाता है वो कौन है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के बढ़ने से वो घट रही है, डिस्टेंस के बढ़ने से वो घट रही है, और करंट बढ़ नहीं रहा तो घट ही रही है। फिर समझ आया? इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जल्दी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वहां कोने बना दूं? उसी का बना था जी तो सिर्फ रेट पे कांस्टेंट लेकिन पैरामीटर बदलेंगे ना इसमें। ये थे आर और यहाँ ई होया करता। क्या लिखूं? आई आई क्यों लिखूं? आई का मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी के साथ में। अब ये देखो जब जीरो होगा तो पुट करो, चलो स्ट्रेट लाइन आर जीरो पुट करके देख लो ना। जीरो डी की साइड आर जीरो पुट करोगे तो इसमें जीरो हो गया। पक्का जीरो जब नोटिफाइंग इसमें पुट करें या इसमें पुट करें? इसमें पुट कराएंगे क्या है? पहले नेचर को क्या है मैंने पुट कर सकते? जब जीरो पुट कर रहे हो तो तुम वायर के अंदर हो, अंदर तो सब तो अंदर वाले फॉर्मूले में पुट करोगे। अंदर आने निकलाएंगे। हाँ डायरेक्टली आर जीरो तो बी जीरो। तो यहाँ से ना शुरू होके यहाँ से शुरू हो गए। उसके बाद आर बढ़ी तो स्ट्रेट लाइन बी भी बढ़ेगी। हाँ जी चलो बढ़ाओ, और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आर किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर। उस पॉइंट पर तो वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इस पॉइंट पे है बस। अच्छा कांस्टेंट क्यों होती है बताऊं? क्योंकि देखो इसके सरफेस पे पहुंचे आप, ये वायर मान लो, इसके सरफेस पे पहुंचोगे, जब तुम इस सरफेस पे घूमोगे तो क्या इसके अंदर का लूप बदलता है? कितने यहाँ ले लो तो भी वही लूप, यहाँ पॉइंट ले लो तो भी वही लूप। पहले क्या हो रहा था? बाहर क्या हो रहा था पता है? यहाँ पॉइंट ले लो तो लूप अलग, यहाँ पॉइंट ले लो तो लूप अलग, यहाँ पॉइंट ले लो तो लूप अलग। लेकिन इस सरफेस पे क्या हो रहा है? सेम है। सरफेस से बाहर ना मत निकल सी हो, तब तो सरफेस वाला केस ही नहीं रहेगा, अंदर भी नहीं जा सकते। सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर लूप वही, तो करंट भी वही, डिस्टेंस भी नहीं बदलती, करंट नहीं बदलेगी, डिस्टेंस नहीं बदलेगी, पॉइंट भी वही, रेडियस भी वही, सारी चीजें इसलिए कांस्टेंट हो जाती है। बाहर ही इनवर्सली हो जाती है। तो ये देखो बी डायरेक्टली टू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या सॉरी उल्टा कर दे। हाँ ठीक है, पहले आउटसाइड का केस तो बाहर ही हुआ है ना। ये था आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी 4th एप्लीकेशन थी ये, और ये चारों एप्लीकेशन कवर हुई। 3 हो और 4 7, एक दिन ये 7 एप्लीकेशन का टेस्ट सिर्फ कल की मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है छुट्टी का, कि रेगुलर रविंद्र सर से पूछूंगा, अगर दोनों बैच इकट्ठे तो होंगे एक के बाद एक तो कर देंगे, नहीं तो तो चलो उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आप लोगों को एक टेस्ट देना है, कल नहीं है टेस्ट, कल का दिन आपके पास है। आप प्रैक्टिस कीजिए, 7 के 7 आर्टिकल को अच्छे से कीजिए। उस 7 आर्टिकल में 2 जोड़ लो, एक तो बायर स्टार्स ला तो जोड़ो ही, उसके एप्लीकेशन करोगे तो, अरे एक एम्पियर सर्किट ला जोड़ दो, उसका प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक आर्टिकल और करवा दूं, यस सर। बोर्ड तो नहीं होगी वो। सबको एप्लीकेशन याद है? चलो बताओ फिर। सबसे पहले बायर स्टार्स की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? ये बेटे तो याद नहीं, पहली का नाम क्या था? किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सेंटर ऑफ कोयल सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। फिर हमने सर्कुलर एक्सिस के पॉइंट पर निकाली थी, वो वैल्यू याद नहीं रहती, वो थोड़ी अटपटी सी वैल्यू है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई sin phi प्लस 2 साइन पाई नहीं r स्क्वायर पर से स्क्वायर का 3/2 पावर, ये
ये है result। तो वो आप लोग याद करने की जरूरत भी नहीं है डायरेक्टली आप लोगों को रिजल्ट। थर्ड बोलो स्टेट वायर, इसमें एंगल ये थे साइन फाइव कन्वर्जन करके और उसका रिजल्ट था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, उसमें पाई आता है। फिर हमने शुरू कर दिया सोलेनोइड, सबसे पहले सोलेनोइड बने एम्पियर सर्किट लॉ का वायर ही था, वो रिजल्ट आया सेम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद सोलेनोइड का म्यू नॉट एन आई, फिर टोरॉइड म्यू नॉट एन आई, एन में फर्क था बस दोनों, 2 पाई आर का यस एन अपॉन एल और एन अपॉन 2 पाई आर था। और लास्ट अभी जो किया थिक वायर, इसके 3 रिजल्ट थे, एक आउटसाइड का, एक इंटरसेप्ट, एक इनसाइड। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझने की कोशिश करना, बहुत इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक रेस्ट चार्ज है। रेस्ट चार्ज को हमने कहाँ पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक। इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होता है उस फील्ड का नाम भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दो तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है। कहानी ये हुई कि रेस्ट चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? बढ़िया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज पे फोर्स लगा सकता है? रेस्ट चार्ज पे, दूसरे रेस्ट चार्ज पे। फील्ड दूसरे का है और लगा दूसरे पर है, इसका इस पे लगाएगा और इसका इस पे लगाएगा फोर्स, और दोनों के बीच का फोर्स कूलम्ब्स फोर्स वही वैल्यू, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब बात है मूविंग चार्ज। अब चार्ज मूव करना शुरू कर दिया, पहला केस खत्म। दूसरी बात, ये मूविंग चार्ज किसमें पढ़ रहे हैं हम? यूनिट 2 में भी पढ़ा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इसी यूनिट में पढ़ा है कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक करंट। मूविंग चार्ज करंट हो गया, और करंट की वजह से क्या आता है? तो मूविंग चार्ज की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा साथ में किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है? कौन लगा सकता है? अभी बताता हूँ। फील्ड इधर है, रूल याद है? फील्ड इधर है, फोर्स वाला रूल में लगाना है। फोर्स वाला कौन सा है? फ्लेमिंग लेफ्ट या फ्लेमिंग राइट? फ्लेमिंग लेफ्ट। तैयार हो गया। फील्ड इधर, चार्ज मेरी तरफ फेंका गया है तो करंट मेरी तरफ बढ़ गया होगा। तो बताओ किस तरफ फोर्स लगेगा? फील्ड उधर है, फील्ड उधर है, नीचे लगा, चार्ज मेरी तरफ फेंका गया है, नीचे। तो ये हो गया। क्या डाउनवर्ड गया आंसर? यस सर। पक्का लेफ्ट हैंड लगाना है, तेरे को राइट लगाना है। अच्छा, क्या निकाल दिया आपने अंगूठी की सहायता से? किसके ऊपर? चार्ज पे। किसमें फेंका था? फील्ड में। फील्ड उधर है। कमाल की बात है कि फील्ड में चार्ज फेंको तो फोर्स किधर होगा तो बता दोगे, लेकिन मैंने बोला फील्ड क्या फोर्स लगा सकता है तो नहीं बताओगे। डायरेक्शन तो हम बता देंगे सर किधर लगेगा, लेकिन वो लगा है कि नहीं लगा है ये तो नहीं लगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बता, वो है कि वो किधर है, वो सारी कहानी। अब आप समझ गए क्या? आपका मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ध्यान हो वो मूविंग चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पे होता तो वो करंट नहीं बनाता, तब आप लोगों का ये रूल नहीं बन पाता। तो इसका मतलब ये किस पे फोर्स लगा देता है? मूविंग चार्ज। वही कहा, बिल्कुल आसान सी कहा। देखो क्या रेस्ट चार्ज बनाता है कौन सा फील्ड? लगाता है किस पे? चार्ज के ऊपर। बिल्कुल सेम। मूविंग चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? किस पे फोर्स लगाता है? कोई चार्ज अगर दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर पाए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तब उनका कॉम्बिनेशन बनेगा और एक बन जाएगी इलेक्ट्रिक वेव, एक बन जाएगी मैग्नेटिक वेव, और दोनों मिलकर कहलाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों कैसे बने?
चार्ज को एक्सेलरेट करवाना। क्या करवाना पड़ेगा? इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सर ऐसे कैसे कि चार्ज एक्सेलरेट होगा, तो ये कंडीशन तो नहीं फुलफिल हुई ना, रेस्ट वाला तो नहीं होया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर दिया उसने? तो इस थ्योरी को देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ठीक है, और मैक्सवेल ने पहली बार ये बताया कि कैसे कोई दोनों फील्ड बन सकते हैं। और अगर हम मोबाइल सभी यूज करते हैं, आप शेयरिंग यूज करते होगे या ब्लूटूथ यूज करते होगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो फाइल्स वगैरह, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। आप रिमोट यूज करते हो, ऑफ कर देते हो, ऑन कर देते हो, उसमें से इंफ्रारेड निकलती हैं, वो भी आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। हम फोन पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वेव जनरेट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ। इतनी सारी एप्लीकेशन, रेडियो वेव सुनी होगी, रेडियो एक्सरे सुनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो देख रहे हैं, हमको ये पता चलेगा कि जाके ये लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपनी 5th यूनिट है, 3 नंबर की है उस बात, और 1 या 2 लेक्चर की है, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। तो उसके बारे में कब पढ़ पाएंगे पता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ पाए, और फिर कौन सा, और फिर कॉम्बिनेशन पढ़ा जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसमें मिस नहीं कर सकते। मिस करोगे तो बीच की स्टोरी नहीं समझ में आई, तो एंड फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आगे। टाइम ज्यादा हो गया क्या? नहीं वो टाइम, चलो तो फिर आराम से करना। मूविंग चार्ज पार्टिकल कहाँ फेंकना है? एक बात तो मुझे बताओ, क्या फील्ड की डायरेक्शन में फेंक सकते हैं? ऐसे फील्ड हो तो क्या चार्ज को ऐसे थ्रो कर सकते हैं? ना तो फिर फोर्स लगेगा? आंसर इज नो। इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन उसी तरफ हुई जिधर बी की है, तो एंगल 0 है, 0 पे 0 लग रहा है इसका साइन। वेलोसिटी अगर उसी तरफ हुई, देखो चार्ज ऐसे फेंकता हूँ, कई चीजें समझने की कोशिश करना। चार्ज ऐसे फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन होगी? यही। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है। ये मैं ये भी पूछ सकता हूँ, अगर वेलोसिटी इधर है, फील्ड उधर है, तो बताओ फोर्स किधर? तो ये मत कहिए सर वेलोसिटी था उसमें तो करंट था, तो वेलोसिटी चार्ज की जिधर होगी उधर ही तो करंट हो जाएगा। हो सकता है मैं ऐसे भी पूछ लूं कि चार्ज इधर आ रहा है, या फिर ये भी पूछ लूं इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो भी करंट इधर आएगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में वो नहीं करना ऐसे, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। बात समझ में आई? यस सर। नहीं समझ में आई? ऊपर तो जा रहा है, ऊपर में पता नहीं कौन सा ऊपर में जा रहा है, कॉन्सेप्ट ऊपर तो जा रहा है, फोर्स ऊपर ला के जा रहा है। दोबारा देखो, सबसे पहले तो ये बताइए आपको सभी, अगर मेरा पहले वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने पुट किया तो फील्ड इधर था, करंट इधर है, तो करंट इधर मैंने बताया, उस करंट इधर को मैं 2-3 तरह से कह सकता हूँ। फील्ड तो उधर ही है, करंट किधर है? उस साइड। तो फोर्स किधर है? ये तो सिंपल रूल आपने सीख लिया। अब मैंने क्या क्वेश्चन पुट करा, सीधे सीधे करंट नहीं बताया तुम लोगों को, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन ये हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किस पे आ जियो? सबसे पहले अगर हम कंडक्टर में एक बैटरी लगाते थे तो मुझे बता, क्या हमने पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन दिखाई या नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई? ये तो पढ़ लिया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। अब दूसरा सवाल मेरा इसी से है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे? अभी तूने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ जा रहे हैं सर, और करंट उस तरफ जा रहा है। इससे हमें एक चीज सीखी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। अपोजिट होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो तुम लोगों ने इस उंगली को उधर नहीं रखना, उसका उल्टा रखना है। अगर मैं कहूं प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तब सही है, तब सही है। अगर मैं कहूं करंट इधर जा रहा है तो भी सही है। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी उधर है तब उधर हो गया, और नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी उधर है। अब आप समझ गए इसको कैसे कैसे कहा जा सकता था। अगर मैं कहूं ये फील्ड है, फील्ड इधर है, जैसे इस दीवार से उस दीवार में, और मैंने देखो ये चार्ज ऐसे छोड़ दिया, ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया, तो इसकी वेलोसिटी किधर गई? अच्छा, ये कितना एंगल बना चुका है? क्या इस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल ठीक। अगर ऐसे फेंकूं तो फोर्स नहीं लगेगा। तो वेलोसिटी का कौन से कंपोनेंट पे मैक्सिमम फोर्स लगा? 90 पे। वेलोसिटी इधर तो मैक्सिमम लगा, और वेलोसिटी इधर तो मिनिमम लगा। तो फोर्स सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी इधर भी थी तो फोर्स को नहीं पाया। तो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे टेढ़ा फेंक दूं तो ये वेलोसिटी ने b के साथ क्या बना दिया? के साथ एंगल बना दिया। ध्यान से समझना, ये b और ऐसे फेंका, देखो तो एंगल कितना बन गया? ये वेलोसिटी का एंगल है थीटा। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाओ, ये कौन सा? v cos थीटा, और ये कौन सा? sin थीटा। आप बता सकते हो कि v cos थीटा तो b की डायरेक्शन में ही हो गया, तो क्या ये रोल प्ले करेगा या v sin थीटा? तो मैं यहाँ फोर्स को v के डायरेक्टली ना लिख के क्या लिखूं? मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या फोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करता है? चार्ज छोटा है या बड़ा है? अगर चार्ज ज्यादा बड़ा होगा तो वो ज्यादा करंट नहीं बना लेगा। तो अगर बिगर चार्ज अमाउंट में क्या जाए तो उससे ज्यादा फोर्स महसूस होता है उससे। एक 2 कूलाम का छोड़ दो, एक 20 कूलाम का छोड़ दो, 20 कूलाम वाला ज्यादा फोर्स महसूस कर लेगा अपने आप। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड ही ज्यादा हो तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक तो फील्ड यहाँ हल्का फुल्का है, कोई चार्ज गया और उसे थोड़ा सा फोर्स महसूस होगा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, बड़ी मैग्नेट्स लगा दी, पावरफुल मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट के बीच में से निकलेगा वो, तो क्या उसको ज्यादा फोर्स महसूस नहीं होगा? मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा। वेलोसिटी एक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर, दो वेक्टर विद साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिखूं A B sin थीटा, इसका मतलब कौन से प्रोडक्ट में चले जाएंगे? कांस्टेंट हटा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा के, क्यों तो स्केलर था इसलिए इसको नहीं छेड़ा, V क्रॉस तो आ गया। A B sin थीटा कैसे होता है? ये फोर्स भी वेक्टर है। एक बार आपको ध्यान हो, मैग्नेटिक फील्ड लिखवाया था वेक्टर फॉर्म में, पार्ट्स आर्ट्स का म्यू नॉट y 4 पाई I स्केलर था dl क्रॉस r क्यूब। ये दोनों एक प्लेन बनाते थे, ये उसके परपेंडिकुलर होता था। ये भी दोनों एक क्या बनाएंगे? ये इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। ही वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात होती है। वेक्टर प्रोडक्ट जब भी होगा, जो 11th में सीखने की बात थी, सीखी थी, दोनों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना, वो इन दोनों वेक्टर के बनाए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इस V और B से प्लेन बनाओ तुम पहले तो। मैं सेम क्वेश्चन, B इधर है और V इधर है, बनाओ प्लेन कौन सा? X एंड X Z प्लेन। अब फोर्स बताओ किस तरफ? देख लो, Y पाओगे के तो नीचे और के ऊपर। इसका मतलब उस प्लेन को वो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा उसके ऊपर आया जी नीचे गया, ऐसे कर, है ना? कभी देख लेना, और क्वेश्चन ले लो। B ये रहा, आप ले लो, चलो ट्राई करोगे सभी।
बी आपकी तरफ, करंट किधर लो बताओ, पूरा मेरे जैसा नहीं रहेगा। उस तरफ, चलो करंट उस तरफ नीचे है। दूसरा लेंगे जी। हाँ तभी रोंग हो गया। अब एक बात बताओ, ये वाली एक्सिस ली मैंने, फिर ये वाली एक्सिस ली, देखो ये प्लेन तैयार हो गया और इस प्लेन को बाइसेक्ट करने वाला फोर्स ऊपर या नीचे से जाएगा। हमेशा देख लेना, बी ये रहा, एक बार समझो, बी इधर और बी इधर, तो समझ लो यह प्लेन बन गई, दीवार बन गई। अब या तो अंदर पाओगा या अब देख लो, अब आप बहुत तरीकों से इसी रिजल्ट में पहुंच जाओगे, जो हमने सीखा है उसी को हम दूसरे तरीके से वो पक्का हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का कंसेप्ट। इसके केसेस देख लिए, 3 केस बनाओ। चलो साहब, पहले एंगल 0 रख दो, एंगल 0 रखो, साइन 0 0 1 कितना हो जाएगा 0 थीटा लगाओ 90 डिग्री, फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा क्यू बी साइन 91। ठीक है, अगर यहां से इस चीज से, इस फॉर्मूला से आप बी की वैल्यू निकालियो एक बार, f इज इक्वल टू a करके बी की वैल्यू निकालो। b इज इक्वल टू f बाय k साइन थीटा, k इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब मैं चाहता हूं इस b को 1 बना दो, फोर्स 1 न्यूटन, क्या हो कितना तो बना रहे हैं ना, उसे सोचना भी पड़ेगा। यानी फेंकने वाला चार्ज कितने का हो, 1 और उसपे फोर्स कितना लग जाए 1 न्यूटन। क्या उसपे फोर्स लगता भी है? और चार्ज में ही लगता है, लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए वेलोसिटी कितनी हो, और ये 1 कब बनेगा 90 एंगल कितना होगा, यानी 90 डिग्री पर 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे, तो अगर 1 न्यूटन फोर्स उसने बताया लगा है, तो समझ लो वहां फील्ड कितना मौजूद था, एक क्या टेस्ला। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ फील्ड बनती है, यहाँ से बनती है, डिफाइन 1 टेस्ला यहाँ से बनता है, पेपर में आता है बहुत बार डिफाइन 1 टेस्ला। तो क्या कहेंगे, when 1 coulomb charge thrown with the speed of 1 experience a force of 1 newton when thrown 90 degree या perpendicularly या normally to the field। एक ही बात, सब एंगल होता है। ठीक है, तो ये थी 1 टेस्ला। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो टेस्ला से छोटे क्यों आया करते, टेस्ला में क्यों आया, गॉस। तो 1 गॉस कैसे डिफाइन करोगे, चार्ज हो, अब सारे सीजीएस ले लो ना, फोर्स तो डाइन में से ले लिया, 1 डाइन, चार्ज सेंटीमीटर पर। देखो चार्ज की 2 यूनिट थी, स्टेट कूलम एंड एयर कूलम। स्टेट कूलम खूब यूज करी आपने पहली यूनिट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चल पड़ी, अब क्या बनेगी एयर कूलम। 1 एयर कूलम 1/10 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर 1 डाइन, 1 एयर कूलम 1 डाइन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर नॉर्मली। तो ये क्या बन गया आप लोगों का 1 गॉस। ये आप लोगों की 1 गॉस, 2 डेफिनेशन बन गई, बता सकते। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ गए ये? यस सर, बढ़िया है। अब इसके चलो इसको रोक दो।